हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आयरन मेटाबॉलिज्म। इस पूरे टॉपिक के दौरान अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन दे पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, आयरन मेटाबॉलिज्म। अब आपकी बॉडी में जो आयरन होता है ये एक एसेंशियल मिनरल होता है, जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, और ये कंपोनेंट होता है बहुत सारे प्रोटीन्स का इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होती हैं उनका कंपोनेंट होता है, और बहुत सारे ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होते हैं आपकी बॉडी में। जैसे आपकी जो आरबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आपका जो मसल की सेल होती है, मसल की जो सेल होती है जिसको मायोसाइट्स बोलते हैं, उसके अंदर मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन। और आपका जो ब्रेन की जो सेल होती है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, इसके अंदर होता है न्यूरोग्लोबिन। क्या होता है? न्यूरोग्लोबिन। तो एक्चुअली ये क्या है? ये पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, न्यूरोग्लोबिन, ये क्या है? पिगमेंट है। और इन पिगमेंट का वर्क होता है O2 ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अब ये पिगमेंट जो है इनमें पाया जाता है आयरन। इन सारे पिगमेंट्स में क्या पाया जाता है? आयरन। तो आयरन एक तो कंपोनेंट है बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स का, ठीक है, और ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स का। ये ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट में पाया जाएगा और बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स में पाया जाएगा। कुछ एंजाइम्स जिनमें आयरन पाया जाता है जैसे पेरोक्सिडेज, कैटालेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें आयरन एज अ को फैक्टर पाया जाता है। और आयरन का जो मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन, इसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आयरन कैसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए वो समझ लिया। एसेंशियल मिनरल क्यों है, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने वाले पिगमेंट्स हैं उनका एक कंपोनेंट है, उनका फॉर्मेशन करता है, और हमारी बॉडी के कई सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स में एज अ को फैक्टर पाया जाता है। ठीक है, इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में जो होती है वो होती है 4 to 5 ग्राम। हमारी पूरी बॉडी में 4 to 5 ग्राम आयरन पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका अमाउंट हम ब्लड में बात करें तो 50 to 150 माइक्रोग्राम पर DL यानी पर 100 ml, पर 100 ml में 50 यानी 50 to 150 माइक्रोग्राम पाया जाएगा पर 100 ml। ठीक है, अगर हम टोटल आयरन का जो ये 4 to 5 ग्राम जो हमारा टोटल आयरन है, अगर हम इसका परसेंटेज में देखें तो इसका 65% जो होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। कहां? आरबीसी के अंदर। अगर इसका 4% देखें तो बाकी का जो 4% होता है वो मायोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी मसल की सेल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मसल सेल में पाया जाता है। अब हमारी सेल्स के अंदर कुछ ऑक्सीडेशन कंपाउंड होते हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनमें 1% आयरन पाया जाता है आपके टोटल आयरन का। और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि जिनका नाम है ट्रांसफेरिन। अब होता क्या है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन होके ये कहां चला जाता है? मान लीजिए आपकी ब्लड कैपिलरी में चला गया। कहां चला गया? ब्लड कैपिलरी में। तो जब ये ब्लड कैपिलरी में +2 की Fe+2 की फॉर्म में जाता है तो इसको फ्री स्टेट में नहीं छोड़ सकते। ये फ्री स्टेट में हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो एक प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एपोट्रांसफेरिन, या फिर आप कह दीजिए ट्रांसफेरिन। एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है ट्रांसफेरिन, वो इसको कवर करके अपने साथ ले जाती है। वो इसको अपने साथ कवर करके इस ब्लड में क्या करती है? इसका ट्रांसपोर्ट करती है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है ट्रांसफेरिन, वो आयरन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। किसके अंदर? ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर या ब्लड वेजल्स के अंदर। तो ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन की फॉर्म में भी पाया जाता है। कितना? 0.1%। और ये कहां जाके स्टोर होता है? ये जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये फिर वह कहां चला जाएगा? लिवर में चला जाएगा, और लिवर में फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में यहां से ट्रांसपोर्ट होता है और वहां से कहां जाता है? लिवर में जाता है, और लिवर में जाके ये फेरिटिन की फॉर्म में वहां जाता है, स्टोर होता है। तो अबाउट 15 to 30% ऑफ टोटल आयरन क्या होगा? फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होगा। कहां पे? आपके लिवर के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डाइटरी सोर्स की। तो आयरन जो होता है ये हमारे बॉडी में नहीं बनता है, हम इसको बाहर से लेते हैं, आउटसाइड सोर्स से लेते हैं, डाइटरी सोर्स से लेते हैं। तो आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी में 2 फॉर्म में जाता है। एक जाता है हीम फॉर्म में यानी Fe+2 की फॉर्म में, और एक जाता है नॉन हीम की फॉर्म में यानी कि Fe+3 की फॉर्म में। जो हीम फॉर्म वाला जो आयरन होता है ये हमें कहां से मिलता है? फिश, मीट, चिकन यानी एनिमल सोर्सेज से या फिर फ्लैश से।
जो नॉन हीम वाला जो पोर्शन जो आयरन होता है हमारी बॉडी में, तो Fe+3 फॉर्म में होता है, ये हमें कहां से मिलता है? वेजिटेबल ग्रेन्स और सीरियल से। अब देखो जो आपका Fe+2 वाला जो आयरन है, ये तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा? कुछ चैनल प्रोटीन के द्वारा। बट जो Fe+3 है, इसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसका एक डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कि आयरन का एब्जॉर्प्शन आखिर कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम समझने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। चलिए, तो हमने आपको बताया, तो सपोज करिए कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है। ओके, दिस इज ल्यूमेन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सपोज करिए कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पे क्या है? इंटेस्टाइन की सेल है, इंटेस्टाइन की सेल है, जिनको हम बोल रहे हैं एंटेरोसाइट। क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट्स बोलते हैं। और इन एंटेरोसाइट्स के पीछे से होके गुजर रही है कोई ब्लड कैपिलरी, कोई ब्लड कैपिलरी, ये कोई ब्लड कैपिलरी गुजर रही है। तो आप तीन चीजों पर फोकस करिए। पहला ये ल्यूमेन, जिसको हम यहां डिस्कस करेंगे, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा हम बात करेंगे एंटेरोसाइट्स, एंटेरोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं, जिनको हम एंटेरोसाइट्स बोल रहे हैं। और तीसरा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा ब्लड कैपिलरी, जो इस एंटेरोसाइट्स के पीछे से होगी गुजर रही होगी। दिस थर्ड वन इज ब्लड कैपिलरी, दिस थर्ड वन। तो यहां तीन चीजों पर फोकस करेंगे आप, एक है ल्यूमेन, एक है एंटेरोसाइट सेल और ब्लड कैपिलरी। इन तीनों चीजों पर हम फोकस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, तो जो हमारा आयरन जो हम अपने डाइटरी सोर्स से ले रहे हैं, जो हम अपने खाने में आयरन ले रहे हैं, वो एक्चुअली दो तरह का होगा। एक होगा हीम नेचर का, अगर हम कोई फ्लैश वगैरह खाते हैं तो हीम नेचर का आयरन हमारे बॉडी में जाएगा। लेकिन अगर हम वेजिटेबल्स, ग्रेन्स या सीरियल्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो आयरन जाएगा वो Fe+3 फॉर्म में होगा। अब जो हीम वाला जो आयरन होता है, Fe+2 वाली फॉर्म वाला जो आयरन होता है, वो हमारी एंटेरोसाइट्स यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं, एंटेरोसाइट्स, वहां डायरेक्टली एंटर कर जाता है। जो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट्स। तो जो Fe+2 वाला आयरन है, Fe+2 फॉर्म में जो आयरन है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है एंटेरोसाइट्स के अंदर इन प्रोटीन चैनल की हेल्प से, जिनको हम बोलते हैं डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। क्या बोलते हैं? डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। तो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर की हेल्प से जो ये Fe+2 वाला आयरन है, ये डायरेक्टली कहां चला जाएगा? एंटेरोसाइट्स में चला जाएगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस ल्यूमेन से आयरन जो था, जो यहां ये आयरन था Fe+2, ये कहां चला गया? इन एंटेरोसाइट्स के अंदर चला गया डायरेक्टली। लेकिन जो Fe+3 की फॉर्म में जो आयरन होता है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उनको ये प्रोटीन जो चैनल्स हैं, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस Fe+3 को पहले Fe+2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, यानी इसका क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन करने के लिए कोई होना चाहिए। तो आपकी जो एंटेरोसाइट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, वहां एक और प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं, जिनका नाम होता है ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी। ये जो ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और ये रिडक्शन करते हैं Fe+3 का Fe+2। अब जब ये Fe+3 से Fe+2 में एक बार कन्वर्ट हो गया, तो अब ये Fe+2 की फॉर्म में क्योंकि कन्वर्ट हो चुका है, तो अब ये सेम प्रोटीन चैनल, जिनका नाम था डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, उनकी हेल्प से कहां चला जाएगा? एंटेरोसाइट्स में चला जाएगा। अभी कहां एंटर कर जाएगा? एंटेरोसाइट्स में एंटर कर जाएगा। तो ये एंटेरोसाइट्स में एंटर कर चुका है। अब ये दोनों सेम है, Fe+2 हो गए अब तो ये। तो जो Fe+2 जो एंटेरोसाइट्स में पहुंचा है, इसके अब दो फ्यूचर होंगे, इसके दो काम हो सकते हैं अब इसके अंदर। या तो ये इसी एंटेरोसाइट्स में, इन्हीं एंटेरोसाइट्स में फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर ना हो और डायरेक्टली कहां चला जाए? Fe+2 की फॉर्म में ही कहां चला जाए? ब्लड कैपिलरी में चला जाए। कहां चला जाए? ब्लड कैपिलरी में। जो एंटेरोसाइट्स के पीछे से ये ब्लड कैपिलरी जो पास हो रही है, वहां चला जाए। तो हमने आपको क्या बताया कि जो Fe+2 अब कलेक्ट हुआ है एंटेरोसाइट्स में, इसके दो फ्यूचर हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाए एंटेरोसाइट्स में, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि ये कुछ प्रोटीन चैनल की हेल्प से
कहां चला जाए, ब्लड कैपिलरी में चला जाए, उन ब्लड कैपिलरीज में जो एंटेरोसाइट्स के पीछे से गुजर रही हैं। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो एंटेरोसाइट्स से आयरन को कहां भेजते हैं, ब्लड कैपिलरी में भेजते हैं, उनका नाम होता है फेरोपोर्टिन। क्या नाम होता है, फेरोपोर्टिन। तो ये क्या है, फेरोपोर्टिन। ये प्रोटीन चैनल्स हैं जो आयरन को कहां भेज रहे हैं, एंटेरोसाइट्स से ब्लड कैपिलरी में भेज रहे हैं, उनका नाम है फेरोपोर्टिन। क्या नाम है, फेरोपोर्टिन। और फेरोपोर्टिन की हेल्प से ये जो Fe+2 है ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है आपके ब्लड कैपिलरी में। अब ब्लड कैपिलरी में Fe+2 को जो होता है वो Fe+2 की फॉर्म में स्टेबल नहीं कर, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि Fe+2 की फॉर्म में अनस्टेबल होता है और हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है Fe+2 से Fe+3 की फॉर्म में, यानी अब इसका कर दिया जाता है ऑक्सीडेशन। क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीडेशन है ये जिसकी हेल्प से किया जाता है, एक तो किया जाता है हेफेस्थ्रेटिन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, हेफेस्टिन की हेल्प से किया जाता है। और एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है सेरिलोप्लाज्मिन। क्या नाम होता है, सेरिलोप्लाज्मिन। तो दो प्रोटीन होती हैं, एक का नाम होता है हेफेस्टिन और दूसरे का नाम होता है सेरिलोप्लाज्मिन। ये दोनों प्रोटीन लिवर के द्वारा बनाई हुई होती हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो लिवर के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। अब ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं, इस Fe+2 को कन्वर्ट कर देती हैं, किसमें, Fe+3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। अब जो ये आयरन है Fe+3 की फॉर्म में, इसको एक और प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एपोट्रांसफेरिन। क्या नाम होता है, एपोट्रांसफेरिन। ये जो एपोट्रांसफेरिन होती है ये इस आयरन को अपने ऊपर बिठा लेती है। सपोज करिए कि ये एपोट्रांसफेरिन है, ये क्या है, एपोट्रांसफेरिन। ये एपोट्रांसफेरिन क्या करेगी, इस Fe+3 को अपने ऊपर कैरी कर लेगी और अपने ऊपर कैरी करके इस ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह तक। यानी क्या है, जो Fe+3 की फॉर्म में आयरन है, इसको ये एपोट्रांसफेरिन जो प्रोटीन है, जो किसके द्वारा बनाई जाती है, लिवर के द्वारा बनाई जाती है, ये एपोट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या करती है, इस Fe+3 वाले आयरन को अपने ऊपर इकट्ठा करके, अपने ऊपर जमा करके ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। किसकी फॉर्म में, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। यानी कि आयरन जब Fe+3 की फॉर्म में जब एपोट्रांसफेरिन से जुड़ता है तो क्या बनाता है, ट्रांसफेरिन बनाता है, और इस ट्रांसफेरिन की फॉर्म में ही क्या होता है, आयरन का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड। समझ में आई बात। अब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होके ये कहां जाती हैं, तो ये तो एक तो जाते हैं बोन मैरो में। कहां जाते हैं, बोन मैरो में जाते हैं, क्योंकि बोन मैरो में जाके ये जो आयरन होता है ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम, और हीम में क्या चाहिए होता है, हीम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आयरन। तो आयरन की रिक्वायरमेंट है, तो ये बोन मैरो में चला जाएगा और बोन मैरो में जहां आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होगा वहां आरबीसी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा और हीमोग्लोबिन में भी हीम वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, ओके। और बाकी का जो ट्रांसफेरिन होगा वो चला जाएगा लिवर में। वो कहां चला जाएगा, लिवर में चला जाएगा। और लिवर में जाके क्या होगा, ये जो आयरन है, लिवर में जाके जो आयरन था जो ट्रांसफेरिन की फॉर्म में पहुंचा है, ये वहां जाके स्टोर हो जाएगा फेरिटिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जब एक ज्यादा अमाउंट में आयरन स्टोर हो जाएगा, जब एक्सेस हो जाएगी आयरन की ब्लड में भी और लिवर में भी, तो जो आपका लिवर है वो एक प्रोटीन सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है हेप्सिडिन। क्या नाम होता है, हेप्सिडिन। तो आपका जो लिवर है वो हेप्सिडिन नाम की प्रोटीन को सिक्रेट करेगा और ये हेप्सिडिन क्या करेगी, इन फेरोपोर्टिन नाम का जो रिसेप्टर है, जो प्रोटीन है, इसको ब्लॉक कर देगी। जब ये प्रोटीन ब्लॉक हो जाएगी, जब ये प्रोटीन ब्लॉक हो जाएगी तो ये इस आयरन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी ब्लड कैपिलरी में। और जब ये इसको ब्लड कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी तो ये जो आयरन है वो या तो यहीं फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता रहेगा, ब्लड में नहीं जाएगा, यानी ब्लड में इसका लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर था फेरोपोर्टिन, इसको किसने ब्लॉक कर दिया, इस हेप्सिडिन ने। किसने, हेप्सिडिन ने। और हेप्सिडिन कहां से रिलीज हुई थी, लिवर के द्वारा रिलीज हुई थी। कब रिलीज हुई थी, जब लिवर में आयरन का अमाउंट यानी फेरिटिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, या ब्लड में जब फेरिटिन का अमाउंट या ट्रांसफेरिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि फिर ये जो फेरिटिन है ये यहां पे जमा होता रहेगा तो इसका क्या होगा। होता ये है कि 2 या 3 दिन बाद ये जो सेल है एंटेरोसाइट्स जिसको बोलते हैं, ये डिजेनरेट कर जाती है और डिजेनरेट करके कहां चली जाती है, इस ल्यूमेन में चली जाती है। तो जो जब ये सेल डिजेनरेट करेगी तो आपका जो फेरिटिन है ये भी डिजेनरेट कर जाएगा और इसको हम बोलते हैं फेरिटिन कर्टेन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फेरिटिन कर्टेन बोलते हैं। और ये जो हमारा आयरन था ये लॉस हो जाता है
इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ठीक है, ओके। एक बार रिकॉल करें, एक बार रिकॉल करें जल्दी जल्दी, चलो एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी, एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको बताया कि ल्यूमेन में आपके में क्या है, Fe+3 की फॉर्म में आयरन है और Fe+2 की फॉर्म में आयरन है। Fe+2 की फॉर्म में जो आयरन है वो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर की हेल्प से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, जबकि जो Fe+3 की फॉर्म में है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको पहले Fe+3 से Fe+2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो किसकी हेल्प से होगा, ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी की हेल्प से। जब ये एक बार Fe+2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ये सेम जो ट्रांसपोर्टर थे यही इस आयरन को वापस अंदर खींच लेंगे, और इनका नाम है डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। अब ये डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर इस Fe+2 को अंदर खींच लेंगे। अब जो ये अंदर Fe+2 है इसके दो फेट होते हैं, या तो ये फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाए, या फिर फेरोपोर्टिन नाम के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो इस आयरन को कहां डाल देंगे, ब्लड कैपिलरी में डाल देंगे। कहां डाल देंगे, ब्लड कैपिलरी में डाल देंगे। ब्लड कैपिलरी में जाके ये जो Fe+2 है ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में, दो प्रोटीन्स की वजह से, दो एंजाइम्स की हेल्प से। एक का नाम है हेफेस्ट्रिटिन और दूसरे का नाम है सेरुलोप्लाज्मिन, दोनों लिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हेफेस्ट्रिन और सेरुलोप्लाज्मिन ये दोनों Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे। वहां से इस Fe+3 को एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एपोट्रांसफेरिन। एपोट्रांसफेरिन इस Fe+3 को अपने ऊपर कैरी करती है और अपनी ऊपर कैरी करके इसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है। जब ये एपोट्रांसफेरिन इस आयरन से कंबाइन हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसफेरिन, और ट्रांसफेरिन की फॉर्म में जो आयरन होता है वो आपके ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ये सबसे पहले जाता है बोन मैरो में, और बोन मैरो में क्या हो रहा होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और आरबीसी के फॉर्मेशन में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए हीम का फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो हीम के फॉर्मेशन में जाके ये हेल्प करता है। बाकी जो ये लिवर में बाकी बचा हुआ जो ट्रांसफेरिन है वो लिवर में जाता है, और लिवर में जाके आयरन को फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर करते जाता है। जब आयरन का अमाउंट आपकी ब्लड कैपिलरी में और लिवर में दोनों में ही बढ़ जाता है तो आपका लिवर एक प्रोटीन या एक एंजाइम सेक्रेट करता, एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है हेप्सिडिन। ये जो हेप्सिडिन होता है ये जाके एक्ट करता है फेरोपोर्टिन पे, और फेरोपोर्टिन से आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरी में उसको रोक देता है, और इस हिसाब से जो आपका जो ब्लड कैपिलरी है उसमें जो आयरन का अमाउंट है फिर वो फर्दर इंक्रीज नहीं होता है। फिर जो ये आयरन है ये यही फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता रहता है, और फिर जब ये यहाँ स्टोर होता रहता है तो 2-3 दिन बाद क्या होता है, ये जो इरेथ्रोसाइट्स की सेल है ये सेट ऑफ होती है ल्यूमेन में, और ये आयरन जो होता है ये ल्यूमेन में ही लॉस हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फेरेटिन कर्टेन। ठीक है, और जो आयरन है ये फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है फीसेस के थ्रू। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। तो आयरन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, एपोट्रांसफेरिन नाम की प्रोटीन थी, वो इस आयरन को अपने साथ जोड़ लेगी तो क्या बना लेगी, ट्रांसफेरिन। ठीक है, स्टोर किस फॉर्म में होता है, फेरेटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, कहां कहां स्टोर होता है, लिवर में और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में, यानी मैक्रोफेजेस में और लिवर की सेल्स में। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेल में रिक्वायरमेंट होती है 8 mg पर डे, और फीमेल में रिक्वायरमेंट होती है 18 mg पर डे। ओके, फीमेल में ज्यादा है क्योंकि वहां मेंस्ट्रुअल लॉस भी होता रहता है। अगर हम लॉस की बात करें तो एक एडल्ट मेल में जो आयरन का लॉस होता है वो 1 mg पर डे होता है, बट फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन की वजह से ज्यादा लॉस होता है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के दौरान 15 ml ब्लड का लॉस होता है, और 15 ml ब्लड में 25 ग्राम ऑफ आयरन लॉस्ट हो जाता है एक बार के मेंस्ट्रुएशन में। ओके, तो ये था हमारा आयरन का मेटाबॉलिज्म। अगर इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट रहा हो या जो भी आप सजेशन देना चाहें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।